नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड में अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र किया जारी। रोटी बेटी माटी तीनों को सुरक्षा देने का किया वायदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा यूसीसी और एनआरसी नहीं होगा लागू। छठ के समय दिल्ली की यमुना का जहरीला झाग, शुरू हुआ सियासी वार पलटवार का राग। छठ व्रतियों की बढ़ी परेशानी, आचमन करने से श्रद्धालु हो सकते हैं गंभीर त्वचा रोग के शिकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का केरल दौरा, तिरुवनंतपुरम मंडल के अलुवा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने केरल में रेलवे के विकास के लिए दिए 3000 करोड़ रुपए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और होंगे मजबूत। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत उच्च विकास के पथ पर अग्रसर। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने अंतिम दौर के प्रचार में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड चुनावों की। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने राज्य में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा का वादा किया है। महिला सशक्तिकरण से लेकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने तक की बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की है। रांची में राज्य के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे झारखंड को उबारने के लिए भाजपा का संकल्प उसके घोषणा पत्र में भी साफ दिखाई दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के बाद उनकी जमीन छीन ली है। उन्होंने वायदा किया कि इस संबंध में कानून बनाने के बाद जनजातियों की भूमि उन्हें लौटा दी जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजातियों को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महिला को गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के अवसर पर 2 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 वर्ष तक प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए खाली पड़े 2,87,000 पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पंचप्रण की बात को फिर से दोहराई गई और साथ ही साथ रोटी बेटी और माटी के संरक्षण का भी वादा किया गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने घाटशिला के धाल भूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्टा और चतरा के सिमरिया में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपनी रैलियों के दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर तुष्टीकरण की नीति को लेकर जोरदार हमला किया। उन्होंने इस दौरान घुसपैठियों द्वारा आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है, वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। बेटी रोटी भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। मैं चतरा वालों को वादा कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। बात झारखंड की सियासत की कर लेते हैं, जहां चुनाव प्रचार जोरों पर है और नाम वापसी की तारीख गुजर जाने के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। चुनावी रण में दोनों ओर के दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। झारखंड में चुनावी मैदान सज गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए राज्य में महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों का कल्याण करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया, तो राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन बीजेपी के हर दावे को खारिज करते नजर आए। उन्होंने इन चुनावों में बीजेपी को राज्य से उखाड़ फेंकने का दावा किया, तो बीजेपी के नेताओं ने भी हुंकार भरी कि चुनावों में इंडी गठबंधन सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और यहां महागठबंधन का ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहां एक तरफ पूंजीपतियों की जमात, एक तरफ गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग की जमात खड़ी है। हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला तो हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे। जनसमूह, जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोचे मुंडा जी के साथ है। परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। तो एक तरफ हेमंत सोरेन अपनी सभाओं में बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार के समर्थन में रोड शो किया। जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले कि सच तो ये है कि लोगों का भरोसा हेमंत सोरेन और जेएमएम से उठ गया है। कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल में 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही, उनके कई मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर, डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ न रांची का विकास हुआ। हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा।
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। झारखंड के चुनावी रण में दोनों ओर के दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। सियासी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और जनता दम साध कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी बारी के इंतजार में है। झारखंड से कुमार आलोक, दिवाकर कुमार और सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के चुनाव में बागी दोनों ही पक्षों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती बागियों से मिल रही है। महायुति के 36 और महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बागियों को नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी से निकालने की चेतावनी दी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो स्थान है वो मां की जगह है। जो लोग नामांकन वापस लेते हैं उनका हम सम्मान करेंगे, पार्टी उनका सम्मान करेंगी। अगर जो नामांकन वापस नहीं लिया, पार्टी के खिलाफ लड़े, उनको 6 साल के लिए पार्टी के दरवाजे बंद किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के 2 धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कमाटीपुरा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मुंबादेवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कमाटीपुरा का पुनर्विकास करना सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मुंबादेवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो या फिर जहां हम हैं अभी कमाटीपुरा एरिया का रीडेवलपमेंट, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ माँ अंबा देवी और माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले हम रीडेवलपमेंट करेंगे तो कमाटीपुरा एरिया का। अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से लोगों के बीच लगातार वो काम कर रही हैं। हमारे जितने प्लान थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पिताजी की सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ी हूँ। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने वायनाड के गांधीनगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल का दौरा किया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम मंडल के अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने केरल में रेलवे के विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और इस बात का अंदाजा सरकार के बजट आवंटन से ही लगाया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल दौरे में अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे, अमृत भारत और चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजना में विकास की समीक्षा करना है। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे।
रेल मंत्री ने त्रिशूर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले केरल को रेलवे विकास के लिए 370 करोड़ रुपए मिले थे। अब केंद्र सरकार ने केरल में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 4 लाइन के दोहरीकरण के लिए 460 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है और विकास के लिए अब तक 63 हेक्टेयर जमीन मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार राज्य सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी is allocating 3000 crore rupees for development of railways. For the ongoing projects of doubling, we need 460 hectare land. So far we have got about 63 hectare, which is 14%. And we have deposited about 2,100 crore rupees, and I am constantly following up with the state government, and we seek the support of state government for development of railways in Kerala. कोझिकोड में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केरल का रेल बजट 10 वर्षों में 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो गया। रेल मंत्री ने बताया कि केरल के 35 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। समारोह के दौरान रेल मंत्री ने मलयालम दैनिक से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों और अन्य संस्था निर्माताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, राज्यसभा सांसद पीटी उषा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। Improving the quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability, which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take, which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. छठ पूजा से पहले यमुना नदी में जहरीला प्रदूषण एक बार फिर चर्चा में है। इसने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि गंभीर प्रदूषण का संकेत देने वाले झाग की समस्या को कम करने के लिए रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में नजर आ रहे जहरीले झाग की तस्वीरें प्रदूषण के गंभीर स्तर को बता रही हैं। यमुना में मौजूद जहरीले झाग की वजह से इसके संपर्क में आने वाले लोगों को गंभीर त्वचा रोग हो सकता है। गौरतलब है कि छठ पर्व के दौरान व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस बार छठ पर्व की शुरुआत मंगलवार से हो रही है और शुक्रवार के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन होगा। यमुना नदी में जहरीले झाग के कारण आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। झाग ऊपर निकल रहा है, मगर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र चलाती है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग इसी वजह से दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का मौका नहीं देते। 2025 तक यमुना जी इतनी साफ होगी कि छठ पूजा करने वाले लोग आराम से डुबकी लगा पाएंगे, पानी का आचमन कर पाएंगे। ये वादा किसने किया था? आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने। वैसे तो 2020 में वादा पूरा होने वाला था, 5 साल अवधि बढ़ा दी। आज जब 2025 आ रही है तो बताइए कि यमुना में डुबकी मारने के लिए कब जाएंगे? वहाँ पर छठ पूजा
और अर्चना करने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। अगर वहाँ पर पूर्वांचल की महिलाएं जाएंगी और छठ पूजा करेंगी तो उनको निश्चित रूप से उनकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार को ग्रेनेड हमला हुआ। ये हमला श्रीनगर में TRC ऑफिस के पास संडे मार्केट में हुआ। इस विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी को तुरंत इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेज़ी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज माओवादियों के हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। ये जगरगुंडा शहर के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान माओवादियों ने इन पर हमला किया। इलाके में तलाशी के प्रयास बढ़ा दिए गए हैं। डबल इंजन की सरकार डबल गति से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिस प्रकार से लगातार नक्सलवादियों की गिरफ्तारी हुई है, वे मारे गए हैं और आत्मसमर्पण किया है। आज नक्सलियों में छटपटाहट है, घबराहट है और इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। पर हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर में शांति होगी और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बस्तर में मूवमेंट आज भी बना हुआ है, चाहे सरकार जितने भी दावा कर ले, लेकिन बस्तर में आज भी मूवमेंट है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए। बकाया राशि के भुगतान में देरी के कारण अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी है। कंपनी ने बांग्लादेश को 7 नवंबर की समय सीमा दी है, जिसके बाद अगर बकाया राशि के निपटान पर कोई स्पष्टता नहीं होती है तो बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। अडानी पावर के मुताबिक बांग्लादेश पर लगभग 7,200 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। बकाया का भुगतान नहीं होने पर पिछले गुरुवार से ही अडानी पावर ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में 50% की कटौती कर दी है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB को पहले 31 अक्टूबर तक बकाया राशि चुकाने और लगभग 1500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए कहा गया था। BPDB ने कृषि बैंक के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने का प्रयास किया, लेकिन ये बिजली खरीद समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं था। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में डॉलर की कमी को इस समस्या का मुख्य कारण बताया गया है। और आइए अब खबरें देखते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इतने साल के बाद भी नस्लवाद का मुद्दा छाया हुआ है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज करते हुए हम अटलांटा पहुंचे हैं। अमेरिका आज खुद को दुनिया का सबसे महान और पुराना गणतंत्र बताता है, डेमोक्रेसी बताता है, लैंड ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 और 70 तक रेशियल सेग्रीगेशन यहां होता था, जिसका मतलब है कि अगर आप श्वेत हैं तो आपके लिए अलग कानून और अगर अश्वेत हैं तो अलग कानून। और फिर आए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है।
बराबरी और नस्लीय हिंसा व भेदभाव से मुक्ति का सपना लेकर मार्टिन लूथर किंग ने 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए कानूनी समानता हासिल करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। कहते हैं वो 12 साल जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट की अध्यक्षता की, उस दौरान अफ्रीकन अमेरिकन ने जितना प्रोग्रेस किया था उतना उन्होंने पिछले 300 साल में नहीं किया था। अब हम 2024 में हैं। हम समझना चाहते हैं कि रेसिज्म का क्या स्थान है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। हमने अमेरिका में नस्लवाद को लेकर अटलांटा में कुछ प्रारंभिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से बात की। अमेरिका में एक अश्वेत महिला होने के नाते ये देश हमारे ऊपर बना है, हमारे लिए नहीं। यहाँ नस्ल प्रमुख मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक उस आधार में बड़े हैं। 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अमेरिका की तुलना में अधिक नस्लीय विविधता वाला देश है, लेकिन तीखे चुनाव प्रचार से यह भी दिखता है कि विविधता के साथ साथ यहाँ भेदभाव भी बना हुआ है। कि आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन महासागर के बीच में सचमुच एक तैरता हुआ कचरे का द्वीप है। हाँ, मुझे लगता है इसे प्योर्तो रिको कहते हैं। आज भी हम बड़ा अंतर देखते हैं। श्वेत जनसंख्या की तुलना में निचले सामाजिक आर्थिक विकास में कमी है। क्या मुझे इसे पूरी तरह नकारना चाहिए? देखा जाए तो यूएस में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अफ्रीकी अमेरिकी मूल के राष्ट्रपति चुने गए और अब एक और महिला देश के सर्वोच्च पद के लिए दावेदार है। इस साल का राष्ट्रपति चुनाव अब तक के सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाले चुनाव में से एक है। ये देखना बाकी है कि नतीजा विभाजन को भर पाएगा या पुराने घावों को फिर से हरा कर देगा। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अटलांटा। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 121 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। इसके अलावा और कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। 2000 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ है। 1999 से 2000 में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से मात दी थी। वहीं ये पहला मौका है जब भारतीय टीम का अपने घर पर किसी टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया हुआ है। आज डीडी न्यूज़ का स्थापना दिवस है। आज 24 घंटे के तौर पर डीडी न्यूज़ चैनल को 21 साल पूरे हो गए हैं। 2003 को आज ही के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की। इतने सालों में दूरदर्शन ने भरोसे के साथ अपनी प्रस्तुति दी। 2003 से पहले भी दूरदर्शन का समाचार बुलेटिन काफ़ी देखा जाता था। ये रिपोर्ट देखिए। दूरदर्शन